गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप यानी आपका जो पहले हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने धातु क्रम किया था। धातु क्रम में क्या किया था भाई, धातु को उसके अयस्क से अगर निकालना चाहते हैं तो हमें काफी सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो हमने पीसना कर लिया था बच्चों, पीसते हैं पहले धातु के अयस्क को, फिर सांद्रण हमने कर लिया, यानी उसमें से धूल मिट्टी कंकड़ आदि को निकाल लिया। अब निकालने की विधियां अलग अलग थी, वो बात अलग है, ठीक है। हमने उसको अब क्या कर दिया बच्चों, अब है ना वो सांद्रित हो गया, अब उसमें धूल मिट्टी कंकड़ नहीं है। फिर अब आगे बच्चों जो तीसरा स्टेप है और चौथा स्टेप है वो इकट्ठा करेंगे हम, ठीक है। इकट्ठा ही है, उसमें क्या करना है देखो, पीस दिया आपने, सांद्रण कर दिया, और पहले की जो वीडियो है उसमें देखोगे, फिर है देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, धातु अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलना, या और उसके बाद में क्या करना है, धातु ऑक्साइड का अपचयन। अब बच्चों देखो अपचयन का मतलब क्या होता है, धातु ऑक्साइड का अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की हानि करवाना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, इसको देखो मत एक बार, ठीक है। मान लो आपने है ना धातु है कोई जिंक, उसका ऑक्साइड प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया बच्चों, ऑक्साइड। अब इसका अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब होता है बच्चों इसमें से ऑक्सीजन को यहां से गायब करना है, मतलब ऑक्सीजन का इसको लॉस करवाना है। समझ में आ गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन दूर हटेगी तभी तो जाके ये मेटल मिलेगी आपको, जिंक मिलेगी आपको। समझ में आ गया, मतलब धातु तभी मिलेगी ना जब इसमें से इसके ऑक्साइड को क्या करेंगे, अपचयित, यानी इसको अपचयित कर देंगे, ठीक है। अपचयित का मतलब क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन की हानि करवाना, ठीक है। देखिए तो बच्चों ये मैंने आपको ये करना है, दोनों इकट्ठे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें समझिए, ये एक सीरीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये उससे कम अभिक्रियाशील है, ये उससे भी कम है, ये उससे भी कम है, कम 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 कम, और सबसे कम ये हो गई है ना। तो बच्चों हम धातुओं को कैसे प्राप्त करेंगे इसमें हम करने वाले हैं, ठीक है। धातुओं को शुरू से ही कर रहे हैं, पीस रहे हैं, सांद्रण कर दिया। अब यहां से मेन पर्पज यहां पे और आपको मिल गया बच्चों, यानी उसका अयस्क मिल गया। उसका क्या मिल गया, अयस्क, बिल्कुल आपको क्या मिल गया, उसमें धूल मिट्टी कंकड़ नहीं है बच्चों। अब मेटल को प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु होती है ना, उसको कैसे निकालेंगे। अब साफ कर दिया आपने उसको। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली बच्चों ये इस तरह से है ना, ये सबसे नीचे आने वाली है ये लास्ट में, क्योंकि ये किसी के साथ क्या नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, कहने का मतलब अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है बच्चों। क्या है ये, कम अभिक्रियाशील है। देखिए जो धातुएं काफी अनअभिक्रियाशील होती हैं, अन का मतलब बच्चों कम अभिक्रियाशील होती हैं, इन धातु के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जाती है बच्चों। केवल गर्म ही कर देंगे ना, गर्म करने से ही आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया, सिर्फ गर्म करने से। देखो इसका एग्जांपल पेपर में 2 नंबर का आता है, क्या आता है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आपने लिखना है ये धातुएं बड़ी ही कम अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए सिर्फ गर्म करने से ही इसको इनकी धातु अयस्कों से धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों ये 1 नंबर का होगा, लेकिन 1 नंबर आपको रिएक्शन ये इसकी लिखनी पड़ेगी बच्चों। देखिए अब एग्जाम्पल मैंने लिखा है सिनेबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का कई बार आ जाता है। पारे का अयस्क क्या है, पारे का अयस्क सिनेबार है। सिनेबार बच्चों, सिनेबार, समझ में आ गया, याद कर लो। मरकरी का अयस्क क्या है और क्या है, पारे का अयस्क क्या है, पारे का अयस्क क्या है, सिनेबार, HGS, ठीक है। मरकरी सल्फाइड बोल सकते हैं। ये आपको उदाहरण दिया है, ये कम अभिक्रियाशील श्रेणी कॉपर का ये सल्फाइड है, ठीक है। कॉपर ग्लास बोला था। चलो देखिए करते हैं हम, क्या करते हैं, इसको क्या करना है, इससे प्राप्त एक एग्जांपल लिख के देता हूं मैं आपको। ये एग्जांपल रिएक्शन लिखनी है आपने। ये देखिए
अब ये जो मरकरी का सल्फाइड है, ये देखिए सीने बार है, सिर्फ गर्म करेंगे बच्चों हम, सिर्फ गर्म करने से ही मेटल मिल जाएगी। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, जो सल्फाइड होते हैं वो सबसे पहले ऑक्साइड में बदलते हैं बच्चों, यानी उसके साथ ऑक्सीजन लग जाती है पहले। कहने का मतलब सल्फर ये हटने के बाद में ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्शन कर लेगी। देखिए बच्चों, इसको जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाएंगे, हीट करेंगे इसको, तो मरकरी का ऑक्साइड बन जाएगा HgO, ठीक है, HgAO लग जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड देखो बच्चों ये SiO2 के साथ में बाहर चला जाएगा, SO2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, मरकरी का ऑक्साइड बच गया, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड। अब ये मैंने आपको क्या बताया था, इसको फिर से गर्म कर दो, इसको धातु, ये क्या हो गया बच्चों, सबसे पहले धातु S को ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया बच्चों, धातु S को ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया। ये देखो धातु ऑक्साइड को धातु S को ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया बच्चों, धातु S को, ये धातु का S था, इसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया बच्चों। देखो अब फिर क्या करना है, फिर से गर्म कर देंगे, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, और गर्म करने के बाद में देखिए ये आपको ऑक्सीजन आपको अलग मिल जाएगा, तो मरकरी आपको लिक्विड की फॉर्म में, आपको पता ही है पारा जो है वो द्रव अवस्था में, गलित अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो सिंपल है, इतना एक रिएक्शन काफी है, इसकी समझ में आ गया होगा, उतार लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करने वाले हैं अगला पेज। अब देखिए जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे बीच में आने वाली है, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, जो बीच में आती है उनको, बीच का मतलब ना तो ज्यादा वो किसी से अभिक्रिया करती और ना ही सबसे कम अभिक्रियाशील, तो बीच वाली है। तो बच्चों देखिए इन सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, बीच बीच की होती है बच्चों। ये धातुएं प्रकृति में प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं बच्चों, समझो इस चीज को। भाई जिंक धातु है ना, अकेली नहीं मिलेगी, सल्फाइड के रूप में मिलेगी, या जिंक धातु कार्बोनेट के रूप में मिलेगी। इसी तरह से जो लेड शीशा है ये भी आपको सल्फाइड के रूप में मिलेगी या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलेगी बच्चों, सल्फेट या फिर कार्बोनेट, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलती है बच्चों, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगले वाली लाइन है, धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है न कि सल्फाइड और कार्बोनेट से। बच्चों ध्यान रखो इस बात को, धातुओं को है ना उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है बच्चों। इसी तरह से इसको ऑक्साइड से प्राप्त करना होता है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको ऑक्साइड में बदलेंगे। जैसे जिंक कार्बोनेट है इसको जिंक के ऑक्साइड में बदलेंगे पहले, और जिंक सल्फाइड है इसको भी जिंक ऑक्साइड में बदलेंगे। बच्चों ये प्रोसेस अगले पेज पे करवाऊंगा। कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है वो निस्तापन कहलाती है, सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है वो भर्जन कहलाती है। चलो अगले पेज पे, ये बच्चों ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इस लाइन में आपने ये समझना है बच्चों कि सब धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है न कि उनके सल्फाइड और कार्बोनेट से। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातुओं के जो कार्बोनेट है, धातुओं के जो सल्फाइड है, उनको हम ऑक्साइड में बदलेंगे, ठीक है। ऑक्साइड के बदलने के बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर एक अपचाय का प्रयोग करके, देखो बच्चों क्या करना है, अब एक ऐसी चीज लेके आएंगे जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास ले जाए। देखो बच्चों ध्यान से, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास ले जाए, यानी कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने पास ले जाएगा और जिंक को अकेली छोड़ देगा। यानी कहने का मतलब है जिंक धातु अपनी
अलग हो जाएगी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करना है, एक अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर ली जाती है, जैसे कार्बन। अब जैसे कार्बन के साथ इसमें रिएक्शन करोगे ना तो कार्बन इसके साथ चले जाएगी बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपको मेटल मिल जाएगी, धातु मिल जाएगी। तो बच्चों ये धातु मिल गई आपको, ऑक्सीजन दूर हो गई। तो देखो बच्चों, ये कार्बन क्या है, ये अपचायक है। अपचायक क्या काम करता है, अपचायक किसी से ऑक्सीजन को लेता है बच्चों। खुद तो ये क्या होता है, अक्सीकारक होता है, दूसरे को अपचायक कर देता है। ठीक है, देखो बच्चों, लास्ट एंड फाइनल है। अब जो चीज मैंने बताई है, इन दोनों को मैं बता रहा हूं, निस्तापन और भर्जन को बच्चों, निस्तापन और भर्जन को। देखो कई बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, निस्तापन और भर्जन में क्या फर्क है। चलो भर्जन देखो बच्चों, भर्जन क्या होता है, सल्फाइड एसिड को अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसमें सल्फाइड एसिड ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बोनेट को अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना करी जो प्रक्रिया है वो निस्तापन कहलाती है। और ये कौन सा था, सल्फाइड वाला बच्चों, ये याद रखना है, उल्टा सुल्टा मत कर देना इनको। आगे देखिए, देखो कार्बोनेट, नेट से निस्तापन, नेट से निस्तापन याद रख सकते हो, नेट से निस्तापन। ठीक है, याद रह जाएगा फिर। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रक्रिया है, वो वायु की अधिक उपस्थिति में होती है। यानी वायु का मतलब ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब जाके ये प्रक्रिया होती है बच्चों। और ये वाली न के बराबर का मतलब है सीमित वायु की उपस्थिति में होती है बच्चों। ये इसमें वायु की उपस्थिति कहने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, और इसमें क्या होती है, ठीक है। यानी देखो जिंक का सल्फाइड था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला दिया। देखो जिंक का सल्फाइड था, सल्फाइड की बात हम कर रहे हैं, इसमें इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन जोड़ के इसको जला दिया, फिर जिंक का ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसमें सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाता है, और फिर आपको इसमें SO2 अलग हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड अलग गैस हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकली है बच्चों, इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली है। ये इसका डिफरेंस हो जाएगा अगला। अच्छा, इसकी बात हम करें, इसमें जिंक कार्बोनेट की बात करेंगे, इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं करनी आपने, इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं करेंगे बच्चों, और इसमें सीधा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस मिल जाएगी आपको। कौन सी गैस हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, दो उधर चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत बार ये आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, 3 या 4 का। अच्छे से लिखना है, इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।